हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, जाखल ब्लॉक, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम अपनी क्लास 9th की सीरीज़ के अंदर हमारे चैप्टर 7th को शुरू करेंगे। जैसे 7th चैप्टर का नाम है त्रिभुज, सबसे पहले हम त्रिभुज की बेसिक बातों के बारे में जानेंगे और फिर इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से हमें त्रिभुज के जो प्रश्न हैं उनको हल करना है, त्रिभुज किसे कहते हैं। और इसमें जो आपने इस चैप्टर के अंदर जो हम मेनली पढ़ेंगे 7th चैप्टर त्रिभुज के अंदर, वो सर्वांगसम नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी हम आज इस वीडियो के अंदर हम सभी एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और कुछ परिमेय करेंगे। उसके साथ फिर हम अपनी इस वीडियो के अंदर और अपनी अगली वीडियो के अंदर जो 7th चैप्टर की एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात, जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज, ठीक है, हम त्रिभुज के बारे में बात शुरू करते हैं कि हम त्रिभुज कहते किसको हैं। कोई भी तीन असरेख बिंदु, असरेख बिंदु का मतलब क्या हुआ, एक रेखा के अंदर ना हो वो तीन बिंदु, उन तीन असरेख बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो मिलाने से जो हमारी बंद आकृति हमें प्राप्त होती है, ठीक है, मिलाने से जो हमारी बंद आकृति हमें प्राप्त होती है, इसको हम त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज। ठीक, हमारे पास अब इस त्रिभुज के अंदर क्या होता है, हमारे पास हमारी तीन भुजाएं बन गई। जैसे हम नाम दें इनको, ए बी सी नाम दे दिया, तो भुजाएं हमारी ए बी, बी सी और सी ए। आप इन भुजाओं को लिखते वक्त किसी जगह पर आपको ए बी की जगह बी ए लिखना पड़े, या बी सी की जगह सी बी लिखना पड़े, या सी ए की जगह ए सी लिखना पड़े, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक ही बात है। ठीक है, आप भुजा ए बी लिखें या भुजा बी ए लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। और कोनों के लिए हम क्या करेंगे, मोस्टली सभी कोनों को हम नंबर देकर चलेंगे, गिनती के अंकों के साथ हम बात क्लियर करेंगे। एक कोण नंबर, दो कोण नंबर, तीन नंबर कोण। जैसे देखिए, कोण नंबर एक, कोण नंबर दो और कोण नंबर तीन। हमारे पास त्रिभुज के अंदर तीन कोण बन रहे हैं, ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। ये हम ऑलरेडी हमारे 6th चैप्टर में सीख चुके हैं, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 80 डिग्री होता है। इसको हम दोनों ही मेथड से इसका परिमेय भी कर चुके हैं, ठीक है, और इसको एक एक्टिविटी मेथड से वो भी हम सीख चुके हैं अपने 6th चैप्टर में। अब यहाँ पर ये तीन कोण है, तो जैसे कोण ए है, इसका नाम कैसे दिया जाता है, आप इस एक जो जिस कोण का नाम है वो बिंदु हमेशा बीच में लेंगे इस कोण का नाम लिखते हुए, ठीक है। जब भी आप इस कोण का नाम लिखेंगे ए बिंदु बीच में लिखा जाएगा, और साइड के अंदर आप चाहे बी से शुरू करें चाहे सी से शुरू करें, आप इसको बी ए सी कहें या सी ए बी कहें, बात एक ही है, लेकिन जो ए बिंदु है वो बीच में लिखा जाएगा। ऐसे ही हम कोण दो की जब बात करते हैं, बी बिंदु है हमारे पास, बी बिंदु पर बना हुआ कोण है वो बीच में आएगा हमारे पास, ठीक है, और ए और सी साइड में आएंगे। आप ए पहले सी बाद में लिखें या सी पहले, ठीक है, और ए बाद में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका। ऐसे ही कोण नंबर तीन आपका सी, आप इसको ए सी बी लिखें या बी सी ए लिखें, ठीक है, ए सी बी या बी सी ए, मतलब ये कोण नंबर तीन से ही है यहाँ पर, ठीक है। अब एक त्रिभुज के अंदर मतलब क्लियर हुआ कि हमारी तीन भुजाएं हैं और तीन ही कोण है हमारे पास, ठीक है। एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। इन्हीं 6 चीज़ों की सहायता से हम जो इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सर्वांग समता के नियम, उनको हम सिद्ध करेंगे। सर्वांग समता क्या चीज़ है, सर्वसम हम किसको कहते हैं, ये ऑलरेडी आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है, 7th क्लास में आपने इन चीज़ों के बारे में सीखा है। सर्वसम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सर्वसम मतलब एक जैसे, हम एक जैसी चीज़ों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये दो मार्कर हम लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम कंपनी के हैं, सेम ब्रांड है, सेम सिस्टम से सेम उनका डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है, तो ये दोनों मार्कर जो आपके हुए ये सर्वसम हो गए, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही कलर के होते तो ये 100% आपके सर्वसम हो जाते, हम ही कहें एक प्रकार की, ठीक है। यहाँ सिर्फ ये फ़र्क क्या है, ये ब्लैक है, ये रेड कलर का है, इसकी इंटरनल जो पावर है हम उसके अंदर फ़र्क है, बाकी किसी चीज़ में नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ है, ऐसे ही अगर हम दो रेड कलर की बात मार्कर लेने की कोशिश करें, कलर के अकॉर्डिंग ये दोनों आपके सर्वसम बन जाते हैं, लेकिन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास ये,
ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, सर्वसम, जो हम पढ़ चुके हैं। सर्वसम जैसे बिल्कुल एक जैसे डिटो, एक जैसी समानता हो उनके, सर्व समानता हो उसमें, ठीक है। जैसे आप दो चूड़ियाँ लें, आप जो हाथों में मतलब कि आपके मम्मी जो चूड़ी पहनते हैं, आप कोई भी दो चूड़ियाँ देखें वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है। आपके घर में कोई दो एटीएम कार्ड उठाएं आप, एक बैंक से जारी किए हुए, ठीक है, तो आप देखेंगे उनका जो स्टाइल है, सिस्टम है, वो सारा एक जैसा होगा, ठीक है। अगर वो सेम होंगे, जैसे वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, रुपी कार्ड है, ठीक है, उन सभी का जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो एक जैसा है, ठीक है। या आप कोई ऐसी दो डिफरेंट वस्तुएं, दो किताबें ले सकते हैं, दो मैथ की किताबें उठा लें, उनको देखेंगे तो वो भी बिल्कुल आपको एक जैसी दिखाई देंगी। वो हमारी सर्वसम है। यहाँ हमें बात करनी है सर्वांगता की, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज, तो इसके पहले नंबर तो सर्वांगसम के लिए ये निशान करेंगे बराबर, बराबर के ऊपर हम ये इक्विवेलेंट का निशान लगाते हैं, इक्वल प्रोपोर्शंस का, इक्वल रेशो का ये निशान यूज़ किया जाता है। सर्वांगसम आकृतियाँ या त्रिभुज कहें, त्रिभुज मतलब जो एक जैसी त्रिभुज हो। जब आप एक त्रिभुज को दूसरी त्रिभुज के ऊपर रखें तो वे बिल्कुल आरोपित हो जाएं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, वो आपकी सर्वांगसम त्रिभुज होगी। सर्वांगसम आकृतियाँ कोई भी आकृति, वो वर्ग हो सकता है, वो चतुर्भुज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हम अगर देखें बुक के अंदर, जैसे आपको ये दो वर्ग दिखाए गए हैं, ठीक है, ये हमारी सर्वांगसम आकृतियाँ, सर्वांगसम वर्ग हो गए, क्योंकि एक दूसरे पर बिल्कुल पूरी तरह से ढक लेंगे ये। समान त्रिज्या के दो वृत्त लें, वो एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह से ढक लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर वर्गों पर देखें, आपको चार आकृतियाँ दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में आप देखें कि कौन से वर्ग आपस में सर्वांगसम है। तो आप देख रहे हैं, आपको देखने में बिल्कुल क्लियर होगा कि पहला और चौथा वर्ग बिल्कुल सर्वांगसम है, क्योंकि पहला वर्ग चौथे को ढक लेगा पूरा, चौथा पहले को ढक लेगा। इसमें ऐसा नहीं होता सर्वांगसम में कि एक ढके, अगर एक ढकने की बात होती तो पहला और दूसरा भी सर्वांगसम होते, पहला और तीसरा भी सर्वांगसम होते, ठीक है ना। एक ढकने की जो बात है वो सर्वांगसम में ना होकर वो आपके पास आगे हम समरूप आकृतियों के बारे में 10वीं क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे। ऐसे ही आगे देखें त्रिभुजें, आपको 5 त्रिभुजें दी गई हैं। आप देखिए, पहली त्रिभुज ABC, दूसरी त्रिभुज PQR, तीसरी त्रिभुज DEF, चौथी त्रिभुज MNR, पांचवी त्रिभुज TSU। पहली 4 त्रिभुजों में भुजाओं का जो माप है बराबर है, 4, 4.5, 5। तो मतलब 1 नंबर आकृति, 2, 3, 4 ये आकृतियाँ आपकी सर्वांगसम है। और जो पांचवी आकृति है वो सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि उसकी भुजाओं का माप 5, 5 है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या क्लियर हो जाता है कि जब हम दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, जब हम दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, दो त्रिभुजों में क्या होगा, आपकी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कहलाएंगी, ठीक है। उसके लिए हमारे कुछ नियम बनते हैं। जैसे दो त्रिभुजें हैं हमारे पास ABC और DEF, और इसके अंदर कोण 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कोण, और इसमें कोण 4, 5 और 6। आपकी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF कहलाती है यदि ये 4 नियमों में से कोई भी एक नियम पूर्ण हो जाए। पहला नियम SSS, S का मतलब है भुजा, S का मतलब भुजा, मीन्स भुजा 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 नियम। इसका मतलब कि दो त्रिभुजों की यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम होंगी। दूसरा नियम है SAS, मीन्स भुजा, और A का मतलब है कोण, भुजा, A मतलब कोण, मीन्स दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। कोई दो भुजाएं जो बराबर हों, उनके बीच वाला कोण बराबर हो, तो त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम होगी। इसमें एक चीज़ ख्याल रखनी पड़ती है, ये आपकी ASS या SSA नहीं कही जाती, ये गलत है दोनों की दोनों चीज़ें। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि दो भुजाएं और कोई भी एक कोण, मान लीजिए अगर ये AB आपके पास DE के बराबर है और BC EF के बराबर है, तो आपका कोण नंबर 2 कोण नंबर 5 के बराबर होना चाहिए, तभी त्रिभुजें सर्वांगसम है। अगर 2 और 5 की जगह 1 4 के या 3 6 के बराबर है तो त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम नहीं है। इस नियम के तहत वो सर्वांगसम नहीं है। हो सकता है वो सर्वांगसम हो, लेकिन इस नियम के कारण सर्वांगसम नहीं बनेगी वो आपकी,
ठीक है। इस नियम में साइड वाला कोण, दो भुजाओं के साइड वाला कोण नहीं लिया जाता, इसमें हमेशा दो भुजाओं के बीच का कोण लिया जाता है त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए। तीसरा नियम है ASA मीन्स कोण, भुजा और कोण। ये नियम हमारा मीन्स कोई भी दो कोण और एक भुजा। मान लीजिए कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 4 के और कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 5 के, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इनके बीच की भुजा ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। भुजा कोई भी हो सकती है इसके अंदर। ऐसा रीज़न क्यों, ऐसा क्यों हुआ? हमने तो ऊपरले नियम में कहा कि नहीं बीच वाला होना चाहिए, यहाँ कह दिया क्यों? क्योंकि रीजंस क्या है, आपके पास जो भुजा जो भी लेंगे आप, उन नियम यही है ASA, लेकिन आपकी ऑटोमेटिक, ठीक है। क्योंकि जब दो कोण बराबर हैं, अगर एक कोण आपके पास 4 नंबर कोण के बराबर है, 2 नंबर कोण आपका 5 नंबर के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जब दो कोण आपस में बराबर हैं, इन दोनों का जोड़ बराबर है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक, ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं ऑटोमेटिक आपके पास क्या होगा, कोण 5 और 6 बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके ये दो कोण बराबर हों और आप भुजा के तौर पर अगर लिखना चाहें, ठीक है, आपने लिख लिया मान लो BC बराबर में EF, तो भी वो आपका सही है। क्यों? क्योंकि आपके ये दो कोण बराबर थे, तीसरा ऑटोमेटिक ये बराबर है ही है। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, 2 और 5 बराबर, 3 और 6 बराबर है, तो BC बराबर में EF। आपका इस नियम के कारण त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। इसी कारण जैसे इस नियम को हम ये नहीं लिख सकते, इसी चीज़ के कारण, क्योंकि ऑटोमेटिक इसके अंदर ये नियम प्रोड्यूस होता है, आप इस नियम को कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप ASA नियम को अगर दूसरी तरीके से लिखना चाहें, मीन्स SAA लिखना चाहें या AAS लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, ये सही है आपका, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है आपके लिए, ठीक है। और चौथा नियम हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, चौथा नियम है RHS नियम। R मतलब आपके पास राइट एंगल, समकोण। H मतलब हाइपोटेन्यूस मीन्स कर्ण। S मतलब भुजा। इसी नियम का बदला हुआ एक पार्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर आपका ये स्पेशल लग जाता है, ठीक है, 90 डिग्री के कोण के लिए है। इसमें क्या चीज़ है आपके पास, अगर हम देखें, ध्यान दें थोड़ा सा, आपको जो दो त्रिभुजें दी गई हैं वो समकोण त्रिभुजें हैं। जैसे हम ये दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 ये आपके 90 डिग्री के हैं, और दूसरा ये भुजा जो कर्ण है आपकी ये बराबर है, ठीक है। और बाकी दो भुजाओं में से कोई भी एक जोड़ा बराबर होगा, ठीक है। अब इनमें देखो, अगर आपका ये बराबर है तो ये देखो बीच वाला कोण नहीं लगा इसके अंदर, बीच वाले कोण बराबर नहीं है, हमने 90 डिग्री का यूज़ किया, ये स्पेशल इस कंसेप्ट के अंदर आता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो गया, किस चीज़ के कारण ये चीज़ हुई, ठीक है, इसने इस नियम को कैसे बदल दिया। यहाँ एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में कई बार प्रोड्यूस होती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आपका एक नियम है, कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, ठीक है। ये मान लीजिए आपने पहले के लिए लिखा, दूसरे के लिए मान लिया आपने ये लिख लिया, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब है, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, ठीक है। इनके मान अलग अलग थे, बस इनको मतलब कि अलग अलग सिंबल के रूप में लिखा हमने। तो अब इसमें देखो आप क्या चीज़ है, क्योंकि कर्ण बराबर है, ये बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और जब ये बराबर हुए तो क्योंकि लंब और हमने L और P बराबर रखे हैं तो ये बराबर हो गए, तो आधार और बेस क्या हुए, ऑटोमेटिक बराबर हो गए। इनका वर्ग बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। मतलब इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक आपकी तीसरी भुजा बराबर होती है। जब दो भुजाएं एक समकोण त्रिभुज में बराबर हों, कर्ण और आधार, कर्ण आधार या लंब में से कोई भी भुजा बराबर हो, तो तीसरी भुजा आपकी लंब या आधार एक बराबर होगी ऑटोमेटिक। आपको उसको ऑटोमेटिक लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसके अंदर क्योंकि समकोण है तो उसके लिए स्पेशल एक नियम का हम शब्द प्रयोग कर लेते हैं, RHS शब्द। तो RHS का मतलब होगा कि समकोण कर्ण भुजा के कारण आपका ये बराबर है। ये सारा कुछ आप इन नियमों के बारे में जानकारी, इन कोणों के बारे में जानकारी आप 7th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ हम एक छोटी सी रिवीजन के तौर पर हमने इन चीज़ों को देखा है कि उनके नियमों के बारे में जानने की कोशिश की है, ठीक है। हमारा जो
एक कहें इन चारों नियमों में से एक एक्सियम्स है या अभिगृत है जो किया गया है, वो ये नियम है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, उनके बीच का एक कोण बराबर हो, ठीक है, तो वो त्रिभुज आपकी एक सर्वांगसम त्रिभुज होती है। इस नियम का यूज़ किया गया है, मेनली अभिगृत किया गया है। इस नियम की सहायता से ही आपके ये बाकी जो प्रूफ है उनको किया गया, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इनके परिमेय नहीं है, ठीक है, तो हम इनको नहीं करेंगे। आप जो करना चाहें करके देख सकते हैं, ट्राई करेंगे, ठीक है, आपको बुक के अंदर मिल भी जाएंगे, उनके थोड़े से हिंट मिलेंगे आपको, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और किसी को अगर कोई स्पेशल नियम समझना हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, पूछ सकता है। हम अपनी अगली वीडियो के अंदर किसी वीडियो के अंदर आपके लिए बना देंगे उसको, उस नियम पूरे सॉल्व करके। हमारा ये नियम अभिगृत है। इस नियम को वैसे प्रूफ नहीं किया जाता, प्रूफ करने के तौर पर अगर करना भी पड़े किसी क्वेश्चन के अंदर तो हम इन बाकी नियमों का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वैसे इस नियम को अभिगृत किया गया है, एक्सिम्स मानी गई है, ये सर्व सत्य अपने आप में माना गया है, ठीक है। उस कारण हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये कभी प्रूफ करना आता भी नहीं। बाकी इनमें से कभी कोई चीज़ आ जाती है तो इसकी सहायता से आप या किसी और नियम की सहायता से एक दूसरे को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमने त्रिभुजों की बात की है तो त्रिभुजों के कुछ हम गुणों के बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। त्रिभुजों को जो नाम दिए गए हैं क्योंकि हमें कई बार नाम दिए गए होंगे, हमें उन नामों को आधार पर क्वेश्चंस को देखना होगा कि किस प्रकार से हमें उसको करना है, किस प्रकार से उनको देखना है, ठीक है। हम उनके नाम जानेंगे हम, ठीक है। जैसे त्रिभुज के जो नाम हैं दो चीज़ों के आधार पर रखे गए हैं, एक कोनों के नाम पर, दूसरा उनकी भुजाओं के आधार पर। जैसे कोनों के आधार पर देखिए, अगर ऐसी कोई त्रिभुज जिसके अंदर तीनों कोण न्यून हो, न्यून मतलब 90 डिग्री से छोटे हों, तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण अधिक हो, इसमें तीनों कोण अधिक नहीं हो सकते, ठीक है, तीनों कोण अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों अधिक हुए तो 3 या 2 भी नहीं हो सकते अधिक, क्योंकि अगर 2 अधिक हुए तो ये भी 90 से बड़ा, ये कोण भी 90 से बड़ा, ठीक है। तो दोनों कोण 90 से बड़ा हुआ तो वो कभी भुजाएं मिलेंगी ही नहीं, आपकी त्रिभुज ही नहीं बनेगी। जैसे हम कहें, मान लो जैसे एक रेखा है हमारे पास, ये भी अधिक कोण हो गया, ये भी अधिक कोण हो गया, आप इन दोनों को जितना मर्जी आगे बढ़ाते चले जाएं, ये कभी आपस में एक बंद आकृति बनाएंगे ही नहीं, तो हमारी त्रिभुज बनेगी ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो अधिक कोण के अंदर एक ही अधिक कोण होता है हमारे पास, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और इसके साथ हम कुछ और देखते हैं हमारे पास समकोण, मतलब जिसके अंदर हमारे पास जो कोण है वो 90 डिग्री का हो। एक कोण ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 90 180 बन जाएगा। तीसरा अगर माने तो 270 हो गया, तो वो तो हमारे पास संभव ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा, इसको हम नाम देंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारे पास कोणों के आधार पर हैं त्रिभुजों के नाम। ऐसे ही भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के नाम रखे गए हैं। भुजाओं के आधार पर यदि ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और इसमें न्यून कोण के साथ साथ ये कंडीशन होती है कि तीनों कोण है जो वो 60 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है। इसका नियम हम कर भी चुके हैं, हमारे 6 चैप्टर में हम सवाल कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। परिमेय हमारा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, उसको हमने किया है वहाँ पर। अब इसी चीज़ का हमारे पास समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मीन्स सभी भुजाएं उसकी जो हैं वो बराबर हों। समद्विबाहु जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर हों, ये दो भुजाएं, तीसरी भुजा इसके अंदर बराबर नहीं होती, ठीक है, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु। इसके अंदर बराबर रहता है क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उस चीज़ के कारण आपका ये बन जाता है हमारे पास। इसके जो आमने सामने के कोण होंगे वो बराबर होंगे, जो आधार का सम्मुख कोण है वो अलग होगा आपका हमेशा इसके अंदर, ठीक है। इस नियम को हम आगे पढ़ेंगे भी, इसी परिमेय हमारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट परिमेय, आप इसको करेंगे भी। और इसके साथ हमारे पास तीनों भुजाएं अलग अलग हों। जैसे मान लीजिए एक भुजा ये है, एक भुजा आपकी ये है, एक ये होगी, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कोई आपस में समान नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, तो इसको क्या नाम दिया गया है? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको नाम दिया गया है विषम बाहु त्रिभुज। इस प्रकार से हमने कोणों के नाम आधार पर और त्रिभुजों के आधार पर इनके नाम देखे। अब हम कुछ परिमेय देखेंगे जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट परिमेय भी हैं। ठीक है, मेनली आपके सिलेबस के अंदर 2 परिमेय सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को करेंगे। और उसके साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा परिमेय जो भी चाहिए होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस परिमेय को आपको आपके जो प्रूफ है हम अगले किसी पार्ट के अंदर आपको करके दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। जैसे एक परिमेय हमारा है इसके अंदर, अगर आप अपनी बुक देखोगे मैथ की तो उसके पेज नंबर 146 पर मिलेगा आपको परिमेय 7.2। इसमें सिद्ध करना है आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है। एक त्रिभुज है आपके पास ABC, ठीक है, दिया गया हमें त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है आपके पास BC की, ये चीज़। ठीक है, अब इस कंसेप्ट में क्या करना आगे, इसको करना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। जब अभी मैंने आपको जब मैं त्रिभुजों के नाम बता रहा था उसमें बताया था आपको, अब उसी परिमेय को हम कर रहे हैं यहाँ पर कि बराबर भुजाओं के एक्चुअल में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है आपको कोण B बराबर में कोण C। ठीक है, AB के सामने कोण C है, AC के सामने कोण B है, मीन्स इसको कोण C बराबर कोण B लिख लें या कोण B बराबर कोण C लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे इसके अंदर आगे रचना करेंगे इसकी। ठीक है, रचना करते हैं। रचना में हमने क्या किया, AD लंब BC खींचा। ठीक है, AD के ऊपर BC का आपका एक लंब खींच लिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम इसका प्रमाण शुरू करते हैं। प्रमाण में आपका क्या होगा, हमने त्रिभुज ADB ली या त्रिभुज ADC लेंगे। इस आधार पर मानते हुए कि आपका ये 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, वैसे एक्चुअल में ये आपके पास जो आएगा जब आप देखेंगे तो प्रश्नावली 7.2 से बाद में आएगा, 1 के बाद आएगा। उस 1 के अंदर आप सर्वांग समता नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी आधार का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस परिमेय को प्रूफ करते हुए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी हम क्योंकि पहला भाग कर रहे हैं, हमने नियमों के बारे में अभी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा, लेकिन आप ऑलरेडी 7th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं और नियमों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम देख चुके हैं। ठीक है, तो उसी नियमों का यूज़ करते हुए मैं एक बार आपको प्रूफ कर रहा हूँ। इसके अंदर देखिए AD बराबर में DC, सॉरी AD बराबर में AD, ये आपका कॉमन हो गया। ठीक है, ये कॉमन है आपके पास। दूसरा हमारे पास अगर हम देखें AB बराबर में AC, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा मैंने इसको अगर मैं 90 डिग्री के कोण की बात करूं तो कोण 1 बराबर में कोण 2 90 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दें, ये 90 डिग्री के कोण थे, उनके सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक है, और आपकी ये भुजा एक भुजा होगी। तो नियम कौन सा लग गया इसके अंदर, RHS का। ठीक है, अब इसमें ना आपको एक प्रूफ ही होगा, एक दूसरा प्रूफ भी बनता है इसके अंदर, मैं वो भी करवाऊंगा आपको। तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, सर्वांगसम होगी। ठीक है, दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम। तो CPCT से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, CPCT क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। CPCT का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। यदि 2 त्रिभुजें सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग मतलब उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के कारण हम इसकी कोई भी कोण, जैसे ADB के तीसरे बिंदु पर B कोण, इसका C कोण है, तो कोण B बराबर में कोण C लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया था, रचना के अंदर मैंने लंब खींचा था। अगर आप रचना के अंदर लंब ना खींचकर ये चीज़ करते, कोण A का समद्विभाजक खींचा, दूसरा नियम बन जाता है यहाँ पर। तो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे ढंग से कर लेते,
कोण ए का समद्विभाजक खींचा। मान लीजिए मैं इसको ये ना करता, लंब नहीं खींचता मैं इस पर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कोण ए का समद्विभाजक खींच रहे हैं। तो हमारे पास यही आता, कोण 1 और 2 आपके यहाँ पर ना होकर, ये 1 और 2 ये ना होकर, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण नहीं है आपके पास, ठीक है। कोण 1 और 2 क्या बन जाते हैं आपके, ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये अभी 90 डिग्री के नहीं है, 90 डिग्री के ना होने के कारण हम क्या करेंगे, इनको यहाँ हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने जो 1 और कोण 2 बराबर किए हैं वो रचना के अंदर किए हैं, क्योंकि जब आपने समद्विभाजक खींचा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ऑटोमेटिक कोण 1 बराबर कोण 2 हो गए, ठीक है। तो आपके पास 1 और 2 रचना में हुआ, तो नियम क्या लग गया, ये 2 भुजाएं बराबर थी, उनके बीच का कोण जो हमारी अभिवृत्ति है, ठीक है। इस तरीके से आपको, क्योंकि अधिकतर बुक्स में क्या मिलेगा आपको, SAS, जितनी भी आप मैथ की अपनी मैथ की बुक देखेंगे या और बुक देखेंगे, उसमें SAS नियम से सिद्ध कर का होगा, ठीक है। आप चाहें तो RHS से भी सिद्ध कर सकते हैं, वो गलत नहीं है आपका, लेकिन इसको कोई एग्जिम्स माना गया है, ठीक है। आपकी अभिवृत्त मानी गई है, इसी अभिवृत्त को आधार मानकर जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व किए गए हैं। ये हमारी परिमेय 7.2 बन जाती है हमारी, ठीक है। आगे देखें इसकी नेक्स्ट, इसी के अंदर हम अपनी नेक्स्ट परिमेय करते हैं, परिमेय 7.3, वो इसका विलोम है। उसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब आपको त्रिभुज नहीं दी गई, आपको त्रिभुज ABC के अंदर क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा कंसेप्ट को अगर चेंज करें, आपको दिया गया त्रिभुज ABC में कोण B बराबर में कोण C, और सिद्ध करना है आपको AB बराबर में AC, ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, जब हम त्रिभुज लेंगे आपका बिल्कुल सेम डिटो, क्योंकि दिया हुआ पोर्शन यहाँ चेंज हो गया आपका, सिर्फ और कुछ नहीं है, ठीक है। दिया हुआ पोर्शन आपका चेंज हो गया, हमने वही किया, रचना कर ली यही, त्रिभुज A का समद्विभाजक खींचा, कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। आप इसके अंदर चाहें तो लंबी खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभिवृत्त का यूज़ नहीं हो रहा, हम विलोम का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी परिमेय का विलोम जब हम सिद्ध करते हैं, क्योंकि परिमेय 7.2 क्या था, उसके अंदर में था कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो हमें कोण बराबर सिद्ध करने थे, और 7.3 में क्या चीज़ है, कोण बराबर है, हमें भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है, ठीक है। विलोम के अंदर हम एक्सिम्स का यूज़ ना करके किसी और नए नियम का यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने 2 त्रिभुजें ली, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में AD हमारा कॉमन हो गया, कोण 1 और 2 हमारी रचना से हो गए, या आप 90 डिग्री का यूज़ करेंगे तो 90 डिग्री के हो जाएंगे, जो भी आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तीसरा कोण B बराबर में कोण C, ये आपको क्यों हो गया, क्योंकि दिया है ये कोण और ये कोण बराबर है, भुजा इसकी मैं ये लिख रहा हूँ, तो मैंने आपको समझाया भी था, जैसे ऑटोमेटिक आपका ये तीसरा बराबर होगा ही होगा, ठीक है। आप उस कंसेप्ट को करना चाहते हैं तो इसको समद्विभाजक की जगह लंब मान लेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिर ऑटोमेटिक आपका ये 90 डिग्री वाला ही कंसेप्ट आएगा। यहाँ नियम क्या लग गया आपके पास, कोण भुजा कोण नियम, ठीक है। फिर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, 2 त्रिभुज सर्वांगसम में हम कुछ भी बराबर लिख सकते हैं, हमने क्या बराबर लिख लिया, AB बराबर में AC, ठीक है। अच्छा, यदि आप इसके अंदर ख्याल रखें, आप इस नियम को 90 डिग्री वाले कोण पर लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप इन कोणों को 90 डिग्री पर करना चाहते हैं तो 90 डिग्री पर कर लीजिए, ठीक है। आप ये कर देंगे कि AD लंब आपने BC खींचा, इसी क्वेश्चन का करने का ढंग चेंज अलग हो गया। तो उसमें क्या चीज़ है, ये रचना लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लंब लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री तब भी आपका ये प्रूफ बनना है, क्योंकि लंब डाला तो आपके ही नीचे वाले कोण 1 2 हो गए, अगर आपने कोण समद्विभाजक खींचा तो ऊपर वाले कोण हो गए, ठीक है। आप इसको रचना कहें या 90 डिग्री के कोण कहें, ठीक है, वो एक ही बात है आपके पास। क्लियर है कंसेप्ट बेटे। आज हमने प्रश्नावली 7वां जो हमारा चैप्टर है 7.1 और 7.2, उनके कुछ बेसिक बातों के बारे में हमने जाना, ठीक है। इन्हीं सर्वांगसम नियमों का यूज़ करते हुए हम आगे चलेंगे। आप CPCT का इसके अंदर खास ख्याल रखना है, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। CPCT मतलब इसकी जो इंग्लिश में अगर हम फुल फॉर्म कहें, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मीन्स सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। यदि 2 त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम हो तो उनके जो संगत भाग हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। उनके आपने जो 3 नियमों का, 6 में से 3 चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, तीनों भुजाओं का, ठीक है, या पहला नियम, या 2 भुजाएं और 1 कोण का, या 2 कोण और 1 भुजा का, क्योंकि तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होता है इसके अंदर, RHS, ठीक है, ये भी आपका इसी तरह का एक नियम है, 2 भुजाएं और 1 कोण होता है इसके अंदर, ठीक है।
तो इसके अंदर आपकी 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, टोटल त्रिभुज के अंदर 6 चीज़ें होती हैं, तो वो बाकी 3 चीज़ें भी बराबर होती हैं, जिसको हमें जैसा भी क्वेश्चन में कहा गया हो, जैसा भी प्रूफ करने के लिए कहा गया हो, आप उसी हिसाब से चलेंगे। और एक बड़ा सा सरल तरीका है 7th चैप्टर के अंदर, जो भी त्रिभुजें आपको सर्वांगसम करने के लिए कही गई हैं, आप उन्हीं को शुरू करें क्वेश्चन, ऑटोमेटिक आपको दिया है रचना में कुछ ना कुछ बनता चला जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जो भी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको इन वीडियो के बारे में बताएं, ये काम के बारे में बताएं। ठीक है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट के अंदर दिक्कत है, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।